लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट के बात किए थे, जैसे कि जोसेफ प्रिस्टले। वो क्या बताएं कि प्लांट के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके, O2 और CO2 का, ठीक है ना। उसके बाद जॉन इंगेनहाउस वो ये प्रूव किए कि प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स आए, ठीक है। जूलियस वॉन सैक क्या बताएं कि कोई भी प्लांट्स होगा उसको जब वो ग्रो करेगा तो उसमें क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद जॉन इंगेनहाउस क्या बताएं कि इसमें लाइट को स्प्लिट किए थे। वो क्या किए थे, लाइट को स्प्लिट किए थे। व्हाइट लाइट को स्प्लिट करने के बाद लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो गया और उसमें देखे थे कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ था। अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने के कारण वहां पर बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन ज्यादा हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी प्रूव किए कि अगर ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस में, वो फोटोसिंथेसिस में आ कहां से रहा है, CO2 से आ रहा है या फिर H2O, CO2 से या फिर तो ये CO2 से आ रहा था या H2O से, क्योंकि हम लोग प्रूव किए थे, कॉर्नेलियस वॉन नील प्रूव किए थे कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है वो H2O से आ रहा है। क्योंकि वो अगर सल्फर बैक्टीरिया में प्रूव किए कि सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि वो H2O के जगह H2S यूज कर रहा है, तो उसमें से सल्फर रिलीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं समझने कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पे है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहां पे है। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस ज्यादातर कहां होगा, लीव्स में, ज्यादातर लीव्स में होगा, या फिर कभी कभी स्टेम में भी होता है। स्टेम, जो भी ग्रीन स्टेम है, ग्रीन ग्रोइंग स्टेम है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस वहां पे क्लोरोप्लास्ट उसके सेल में नहीं होगा, ठीक है। कलरलेस होता है, ग्रीन नहीं होता है। अब लीव्स में तो होता है फोटोसिंथेसिस, ये तो पता चल गया कि प्लांट्स के लीफ में होगा, प्लांट के पत्ते में होगा। लेकिन पत्ते के भी अंदर देखे तो कहां पर होता है, पत्ती के भी अगर अंदर देखे तो क्या कहां पे होगा। तो पत्ते में यह लीफ है, ठीक है ना, एक सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ में अगर यहां पर देखेंगे तो इसमें पाया जाता है मेसोफिल टिश्यू। लीफ में क्या पाया जाता है, मेसोफिल टिश्यू। मेसो मतलब होता है बीच में, और फिल मतलब होता है लीफ, ठीक है ना। फिल का मतलब क्या होगा, लीफ। तो लीफ के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू है तो वो किसी सेल से बना होगा, टिश्यू है तो सेल से बना होगा। तो वो सेल हम लोग निकाले, टिश्यू में से क्या निकाले, सेल। और उस सेल के अंदर क्या था, एक ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग सेल में भी पढ़े थे,
सेल में भी इंट्रोड्यूस कराए थे क्लोरोप्लास्ट से। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, इसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो हम लोग समझेंगे। तो एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर ले क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, प्लांट सेल का डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या होता है, तो डबल मेम्ब्रेनस अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो अंदर का खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा में क्या बना हुआ है, ग्रैना। उस स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ग्रैना। ग्रैना किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये ग्रैना ऐसा लग रहा है ना कि कॉइन अरेंज किया हुआ है। yes, इसको बोलते हैं कॉइन्स ऑफ कॉइन, ठीक है ना, कॉइन्स का अरेंजमेंट है। और ये कॉइन, अगर इसको कॉइन माने हम, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये ग्रैना जो है और ये थाइलाकॉइड, इसमें डिफरेंस क्या है, ग्रैना और थाइलाकॉइड में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सब जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको एक साथ बोलेंगे क्या, ग्रैना। इसको एक साथ क्या बोलेंगे, ग्रैना। और ये जो एक स्ट्रक्चर इतना दूर, ये जो एक अरेंजमेंट, इसको बोलेंगे ग्रैनम। एक को बोलेंगे ग्रैनम और बहुत सारा है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रैना। और ये जो ग्रैना है किस चीज का अरेंजमेंट है, ये ग्रैना जो है किस चीज का अरेंजमेंट है, थाइलाकॉइड का, थाइलाकॉइड का। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो अरेंज है एक के ऊपर एक के ऊपर एक कॉइन्स के जैसा, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को बोले हैं थाइलाकॉइड, ठीक है ना। ये थाइलाकॉइड के अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रैनम, और बहुत सारे ग्रैनम को बोलेंगे ग्रैना, ठीक है ना। थाइलाकॉइड के अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है ना। और बहुत सारे ग्रैनम को एक साथ क्या बोलेंगे, ग्रैना। और ये जो ग्रैनम है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस चीज से, स्ट्रोमा लैमेला से। ये जो दोनों ग्रैनम है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, स्ट्रोमा लैमेला से। और इसमें क्या है, राइबोसोम। इसमें क्या है, राइबोसोम। और कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी है और स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी है। स्टार्च ग्रैन्यूल क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, ठीक है ना। तो यही है क्लोरोप्लास्ट। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग अब आगे देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या होता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो बीच में हम लोग जो भी देखे थाइलाकॉइड, ग्रैना, ये सब क्या चीज से बना हुआ है, घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन। तो वो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ सिस्टम। इसमें क्या है, ग्रैनम है, थाइलाकॉइड है और स्ट्रोमा लैमेला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स है जिसको स्ट्रोमा भी बोलते हैं। Each granum is a group of membrane bound sacs called thylakoids. तो हर एक ग्रैनम, ग्रैनम किसको बोलते हैं, जो इस तरह से बना हुआ था, फिगर में देखे ना, इस तरह का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, ग्रैनम, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, थाइलाकॉइड जो है वो अरेंज है एक के ऊपर एक, जैसे हम लोग कॉइन्स को अरेंज करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही ये थाइलाकॉइड्स भी अरेंज होता है। तो ये थाइलाकॉइड्स किस चीज से बना हुआ है,
अगर ये थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड किस चीज से बना हुआ है? मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है ना, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और इसी के मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसी के मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो अगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। और वहां पर क्या होगा? थाइलाकॉइड दैट कंटेन लीफ पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ का पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा? लीफ का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और वो पाया जाता है किसमें? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होगा? वाटर, H2O, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो फेज में होता है, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो लाइट फेज में जो रिएक्शंस होंगे उसको लाइट रिएक्शन भी बोलेंगे, और जो डार्क फेज में होगा उसको डार्क रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो होगा तो क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का दो भाग है, दो पार्ट्स है। पहला तो मेम्ब्रेनस सिस्टम हो गया जिसमें थाइलाकॉइड्स वगैरह आ गए, ठीक है। और दूसरा जो स्ट्रोमा वाला रीजन, ठीक है ना, दूसरा जो मतलब मेम्ब्रेनस सिस्टम के अलावा और भी पार्ट्स है ना, स्ट्रोमा मैट्रिक्स, उस पार्ट में क्या होगा? डार्क रिएक्शन। उस पार्ट में क्या होगा? डार्क रिएक्शन। और जो मेम्ब्रेन वाला सिस्टम है जिसमें थाइलाकॉइड से सब सजा हुआ है, ठीक है, वो उसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है ना। उसे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और ये जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट पे डिपेंड करे, मतलब लाइट होगा तभी वो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, ये भी थाइलाकॉइड में ही होगा, लेकिन ये नॉट डिपेंड ऑन लाइट, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए तो डार्क रिएक्शन बोला गया, डार्क में होता है, ठीक है। तो इसको लाइट से लेना देना नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट पिगमेंट्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये लाइट में हो रहा है, फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है, ठीक है ना। और लीफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये लाइट में भी हो रहा है, लाइट भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट में हो रहा है तो लाइट को पकड़ने वाला भी कुछ चाहिए ना, जिससे लाइट पकड़ा जा सके, क्योंकि लाइट को पकड़ने वाला भी होना चाहिए। जैसे खाना बनाते हैं तो आग जलाते हैं, तो आग जलाने का कुछ तरीका होता है ना, या तो चूल्हा होगा या फिर स्टोव होगा या हीटर होगा, कुछ भी हो सकता है जिसमें आग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा क्या है जो सनलाइट को पकड़ता है, ठीक है ना। तो वो वही है लीफ पिगमेंट्स, जो लीफ में पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, ये वही चीज है जो लाइट को पकड़ेगा, जो लाइट एनर्जी को पकड़ेगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करेगा, जमा करेगा, ठीक है ना। लिखा है पिगमेंट्स आर एब्जॉर्ब सब्सटेंस व्हिच कैन एब्जॉर्ब लाइट एट अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो पूछेगा पिगमेंट क्या होता है, तो पिगमेंट क्या है? एक ऐसा मटेरियल, ठीक है ना, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ पे। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ पढ़े होगे फिजिक्स में,
फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है ना, एक चैप्टर ही है। तो देखो लाइट जो है, लाइट ट्रांसमिट होता है वेव के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे दिखा दिया, ऐसे आ रहा है लाइट, ठीक है ना, लाइट वैसे नहीं चलता है। लाइट वेवलेंथ, वेव के फॉर्म में चलता है। इसको क्या बोलते हैं? वेव। इसको बोलते हैं वेव। इस तरह का स्ट्रक्चर को, इस तरह के पाथ को बोलते हैं वेव, ठीक है ना। अगर कोई इस तरह से चल रहा है तो उसको बोलेंगे वेव। अब ये वेव जो है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ है मान लो, और फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ पर जो, अगर कोई यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ पर का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर जाने की ओर है, यहाँ पर भी ऊपर जाते हुए डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वेव का लेंथ, मतलब एक वेव का लेंथ, मतलब एक वेव का लेंथ कितना हो, ठीक है ना। अब यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाए, ठीक है ना। तो इस लेंथ को देखेंगे तो वो होगा वेव लेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ ज्यादा भी हो सकता है किसी लाइट का, और किसी लाइट का वेवलेंथ कम भी हो सकता है। मान लो कोई लाइट इस तरह से चल रहा है, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है कि कम है? कम हो गया, ठीक है ना। तो यही सब हम लोग को देखना है कि अलग अलग वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एक खास वेवलेंथ वाला ही लाइट चाहिए। सारा लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एक खास वेवलेंथ वाला, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है ना। वो किसी भी वो वेवलेंथ को मेजर करने का एक क्राइटेरिया है, उसी तरीके से वेवलेंथ को मेजर कर लिया जाएगा, लेकिन उस वेवलेंथ को एक खास वैल्यू होना चाहिए। वेवलेंथ को मेजर किया जाता है नैनोमीटर में, वेवलेंथ को मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। तो उस खास नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। सारे वेवलेंथ को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा वेवलेंथ को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। टाइप ऑफ लीफ पिगमेंट्स में देखें तो लीफ में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। सबका कलर है। क्लोरोफिल ए कैसा होता है? ब्राइट होगा या फिर ब्लू ग्रीन होगा, ब्लू और ग्रीन, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन होगा, और ये मेन पिगमेंट, ये क्या है? मेन पिगमेंट, मतलब मेन फोटोसिंथेसिस कराने वाला यही होगा, ठीक है। दूसरा है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये तीनों होता है एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट मतलब, एसेसरी मतलब जो इसको सहायता करेगा लाइट पकड़ने में। क्लोरोफिल ए को मदद करेगा, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब है एसेसरी पिगमेंट, लेकिन मेन कौन है? क्लोरोफिल ए, याद रखना, ये मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। ज़ैंथोफिल भी येलो ग्रीन होगा, क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन होगा, ज़ैंथोफिल येलो होगा, और कैरोटीनॉइड्स येलो और येलो ऑरेंज होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम है? एक्सेसरी पिगमेंट का क्या काम है? क्योंकि अभी हम लोग दो तरह का पिगमेंट देखे, एक मेन पिगमेंट था और एक एक्सेसरी पिगमेंट था। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और बाकी के सब एक्सेसरी पिगमेंट है। तो उस एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या है? उस एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं क्या पहला काम क्या है। दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड
ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। क्या करता है? तो लाइट एब्जॉर्ब करने का तो सबका काम है क्लोरोफिल, चाहे वो मेन पिगमेंट हो चाहे एक्सेसरी पिगमेंट हो, ठीक है ना। तो लाइट तो एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए भी, लेकिन ये सब एब्जॉर्ब करके, ये सब भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा और सारा लाइट एब्जॉर्ब करके, मतलब लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को जमा करना, ठीक है ना। लाइट से जो एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफर कर देता है? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए को सारा जो भी है एक्सेसरी पिगमेंट वो सब लाइट एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल ए को। अब क्लोरोफिल ए के पास और भी ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। पहले तो खुद से ही एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब जो है और ज्यादा उसके पास एनर्जी चला आएगा। ये पहला काम हुआ, ठीक है ना। ये पहला काम है, याद रखना है कि क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रहा है, उसको एनर्जी को और बढ़ा रहा है ताकि वो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर सकते, लाइट रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते। ये सब लाइट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। लाइट रिएक्शन स्टार्ट कौन करेगा? क्लोरोफिल ए। तो ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे, इसके लिए वो सब हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है? अपना एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब किया है लाइट से वो सब ट्रांसफर कर देगा क्लोरोफिल ए को, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो क्या है कि बहुत ज्यादा लाइट होता है, बहुत ज्यादा लाइट होता है तो उसमें डर होता है कि क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज ना कर जाए। मतलब ऑक्सीडाइज करने का मतलब जल ना जाए, मतलब वो डीजनरेट ना कर जाए। बहुत ज्यादा लाइट मिलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा उसे, तो हो सकता है कि वो डैमेज हो सकता है। और उस डैमेज होने का रीजन क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीडेशन लाइट के कारण हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन लाइट के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो फोटो ऑक्सीडेशन के कारण क्लोरोफिल ए जो है वो डैमेज हो सकता है। और जब क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब का दूसरा काम क्या है? क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। The absorption spectrum and action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region। ये बता रहा है कि दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और उस लाइट से कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। मतलब ग्राफ के माध्यम से किसी चीज को बताते हैं ना, तो इसमें क्या बताएंगे कि कौन से पिगमेंट्स कितना अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको बोलेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा पिगमेंट इस ग्राफ में पता चलेगा कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल और बाकी के पिगमेंट्स मिलकर, ठीक है ना। और ये स्पेक्ट्रम बताएगा कि उस एनर्जी से कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red region। तो ये दोनों ग्राफ से पता चलेगा तुम्हें कि ब्लू एंड रेड रीजन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और वहीं पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होता है। मतलब एक होता है कि एब्जॉर्प्शन का ग्राफ बना दिए, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन किस तरह से ग्राफ हो रहा है उसका ग्राफ बना दिए, और एक है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका ग्राफ बना दिए। तो वो दोनों ग्राफ को एक साथ जब देखेंगे ना तो लगेगा कि दोनों का ग्राफ एक ही जैसा है, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा है। इसीलिए बोला है पॉइंट साइड। कौन साइड मतलब एक ही जैसा दिखता है दोनों का ग्राफ। अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे सबका,
कि किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ब्लू एंड रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ब्लू एंड रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस भी वहीं पर होता है। ठीक है, आगे लिखा है द ग्राफ आल्सो शो दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। ग्राफ ये भी दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन पिगमेंट है वो कौन है, क्लोरोफिल ए। ठीक है ना, मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। तो अब हम लोग देखेंगे ये सब एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट कितने वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि नीचे वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है। ठीक है ना, इस रेंज में 400 नैनोमीटर का लाइट आ रहा है। ठीक है ना, इधर 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है वेवलेंथ का वैल्यू, लाइट के वेवलेंथ का वैल्यू मतलब। ठीक है ना, मतलब इस तरह से कि लाइट इस तरह से है कि लाइट इस तरह से है, लाइट इस तरह से। ठीक है ना, तो लाइट का ये सब क्या है, ये ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट है, ये उससे कम वेवलेंथ वाला, फिर और कम वेवलेंथ वाला लाइट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 400 नैनोमीटर होगा तो ये हो सकता है कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, 500 नैनोमीटर वाला हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये फैलते जाएगा। ठीक है ना, वेव जो है इसका फैलते जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ किसको बोलते हैं, किसी खास डायरेक्शन। अगर यहाँ पर देखें तो इसका डायरेक्शन ऊपर जाते हुए है। ठीक है ना, फिर यही डायरेक्शन में कहा मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, फिर ये क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतना वेव फैला होगा। ठीक है ना, और जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतना पास होगा। ठीक है ना, तो वैसे ही ये दिखा रहा है कि किस तरह के लाइट में कौन सा पिगमेंट ज्यादा एक्टिव होता है लाइट को एब्जॉर्ब पकड़ने में। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए कौन से लाइट में किस तरह के नैनोमीटर वाला है, मतलब कितना नैनोमीटर का लाइट होना चाहिए जिसमें वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लाइट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो प्लांट ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है। एक खास तरह का नैनोमीटर, एक खास रेंज का नैनोमीटर का लाइट मिलेगा तभी हम लोग वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाए तो तुम खाने लगोगे, तुम्हें जो पसंद है खाना, ठीक है ना, वही खाओ। ऐसा तो नहीं है कि पूरा जंगल का घास काट कर ला के दे देंगे तो खाना स्टार्ट कर दोगे, जो पसंद रहेगा वही खाओगे ना। तो इसके पास भी है कि खाना बहुत सारा मिल रहा है लेकिन सब नहीं ले पाएगा, ये जो ये ले सकता है वही एब्जॉर्ब करेगा, उसी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल को क्या पसंद है, कैसा लाइट, जो 400 नैनोमीटर का है। देखो 400 नैनोमीटर के आसपास, मतलब 420 30 के रेंज में, ये सब में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट। इधर क्या है, लाइट का अमाउंट जो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, इधर बता रहा है कि कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना जमा कर रहा है। ठीक है ना, तो इस नैनोमीटर 400 नैनोमीटर और 450 नैनोमीटर के बीच में अगर देखें तो यहाँ पर लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए।
और फिर कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये 600 और 700 नैनोमीटर, 600 और 700 नैनोमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और बाकी ये सब में देखो नीचे चला गया, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन में, दो वेवलेंथ वाले लाइट में ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एक 450 के रेंज में होगा, 4 से 450, 400 to 450, और इधर 600 to 700 के बीच, ठीक है। तो ये दोनों वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसमें क्लोरोफिल ए लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। मतलब कि ये जो वेवलेंथ है वो कैसा कैसा होना चाहिए, 400 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर, या फिर 600 टू 700 नैनोमीटर। फिर उसके बाद बी का देखते हैं, बी। तो बी देखो उस रेंज में ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है जिस रेंज में ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल ए यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है इस रेंज में, लेकिन क्लोरोफिल बी इस रेंज में 400 टू 500 के बीच में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इस नैनोमीटर, ये नैनोमीटर क्या होगा, 450 टू 500 के बीच में कुछ होगा, 460 होगा, 470 होगा, 480 होगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट है उसमें ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल बी, और फिर 600 टू 700 में भी मतलब उससे थोड़ा कम में, मतलब क्लोरोफिल ए तो और ज्यादा है, क्लोरोफिल बी उससे कम में एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्लोरोफिल बी कम एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पर क्लोरोफिल ए कम एब्जॉर्ब कर रहा है इसके मुकाबले, ठीक है ना। अब देखो हमेशा वही बोला जा रहा है कि हमेशा यही रेंज का लाइट नहीं मिलते रहता है प्लांट्स को, और भी रेंज का लाइट मिलता है, ठीक है। तो बाकी रेंज में मिलेगा तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड जेंथोफिन, तो कैरोटीनॉइड्स वगैरह ये सब कब एब्जॉर्ब कर रहा है, जब देखो एक तो है 500 के रेंज में, लगभग 500 से पहले और 500 के बाद, मतलब इस रेंज में और इस रेंज में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है ना। तो यही इससे ये पता चल रहा है कि सारे पिगमेंट्स जो है, सारे पिगमेंट्स जो है वो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। चाहे कितना भी लाइट मिलता रहे सबको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो खास वेवलेंथ का ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये है एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताएगा कि किस लाइट में कितना रेट, कितना स्पीड में फोटोसिंथेसिस होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक तरफ है और एक तरफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 400 और 500 के बीच में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। 400 और 500 नैनोमीटर वाला लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी देखे थे कि इसी रेंज में ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर देखो 500 to 600 में कम गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि उसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था तो डिक्रीज हो गया। फिर देखे 600 नैनोमीटर के बाद फिर से इंक्रीज हुआ और फिर से डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस किस रेट से कौन से लाइट में हो रहा है। याद रखना 400 और 500 नैनोमीटर के बीच में ज्यादा होगा और 600-700 नैनोमीटर के बीच में ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
तो अभी हम लोग दो ग्राफ देखे, एक एक्शन स्पेक्ट्रम का और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। अब हम लोग दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये पता चलेगा कि दोनों जो ग्राफ है वो दोनों सुपर इंपोज करता है, कोइंसाइड करता है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो अभी देखे थे कि एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ किस तरह से बना था। देखो एब्जॉर्प्शन वाला ग्राफ जो सबसे पहले बना, इसमें देखे थे 400 to 500 के बीच में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, 600 और 700 के बीच में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है ना। और फिर देखे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी तरह से हो रहा है, 400 500 के बीच में सबसे ज्यादा और फिर 600 700 के बीच में सबसे ज्यादा। तो दोनों ग्राफ एक तरह से सुपर इंपोज कर रहा है ना। तो ये दोनों, ये ग्राफ बता रहा है कि ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कौन है एक्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन ये है ना, काम तो ये कर रहा है फोटोसिंथेसिस का, और सुपर इंपोज किसको कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, यानी कि इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को सुपर इंपोज कर रहा है, मतलब उसी के जैसा ये भी बिहेवियर दिखा रहा है जैसे कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है। मतलब जिस एरिया में, जिस लाइट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऊंचा है और दोनों यहाँ पर भी ऊंचा है, बीच में दोनों इस बीच में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। पूरा नहीं डिक्रीज किया, इसका मतलब भी आगे हम लोग समझेंगे।